Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zaib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, today we are going to discuss an important topic of hematology, and that topic is hemostasis. Before starting our main topic, we should know that what is hemostasis. So hemostasis is a Greek word which is the word combination of two words, hem and stasis. Hem means blood and stasis means to maintain the blood in static form, in normal form. So we can say that hemostasis is the process of prevention of blood loss. This definition is incomplete definition, because we can say that hemostasis is to maintain the blood in a static form. So whenever there is blood loss, we have to prevent that blood loss. So for blood loss prevention, our body perform other function like clotting. But again, if there is increased concentration of clotting in our body, it may also alter our vascular system, and it will alter blood flow within the circulatory system. So that's why hemostasis is incomplete, because there is blockage of blood vessels. So this is not hemostasis. So we cannot say that hemostasis is simply as the prevention of blood loss, but hemostasis is the arrest of blood flow and control of hemorrhages from an injured blood. जब भी कोई इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, तो हमारी बॉडी उस ब्लड वेसल्स को जो कि इंजर्ड है उसको रिकवर कर देती है और ब्लड को स्टॉप कर देती है. या हम हेमोस्टेसिस इसको भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग एट any site is arrested by formation of hemostatic plug. Means कि whenever there is a blood vessel injury, so our body form hemostatic plug to arrest that bleeding. Or we can say that maintenance of normal blood flow within the circulatory system. Now this one is a complete definition of hemostasis, that is the last one. क्या definition है कि blood flow को circulatory system में maintain करना. शुरू में हमने ये कहा कि जब भी कोई blood vessels injury होती है तो हमारी body एक hemostatic plug बनाती है, लेकिन जब bleeding stop होगी ये hemostatic plug remain होगा और ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा, इसलिए जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली मेंटेन नहीं हो सकती. इसलिए फिर हमारी बॉडी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू इस हेमोस्टेटिक प्लग को भी रिमूव करती है. तो जब भी जो इंजर्ड ब्लड वेसल है वो रिकवर होगा, ठीक हो जाता है, तो हमारी बॉडी फिर इस हेमोस्टेटिक प्लग को रिमूव कर देती है. तो इसलिए जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, और उसमें ब्लड फ्लो फिर दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आती है, तो इसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं. मीन्स कि ब्लड वेसल इंजरी भी हो गई, उस साइड जहां पर इंजरी हुई थी वो वहां पर हेमोस्टेटिक प्लग भी बना, हेमोस्टेटिक प्लग रिमूव भी हुआ, तो इसीलिए जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली मेंटेन रहती है. तो इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस कहते हैं. नाउ व्हाट आर द प्राइम फंक्शंस ऑफ हेमोस्टेसिस? सो द प्राइम फंक्शन ऑफ हेमोस्टेसिस इज टू मेंटेन ब्लड इन फ्लूइड स्टेट. जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्लड अपने जो फ्लूइड फॉर्म है उसमें मेंटेन होगा, तो इसको हम हेमोस्टेसिस कहेंगे, और दिस इज बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ हेमोस्टेसिस. एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन. डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस में मुख्तलिफ आर्गन्स में ब्लड क्लॉट होता है.
तो मुख्तलिफ आर्गन में हमारे जो नॉर्मल जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट होता है। तो इसलिए जब ब्लड क्लॉट होगा तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हीमोस्टेसिस का एक फंक्शन ये है कि हमारा जो ब्लड है उसकी जो फ्लूइड फॉर्म है वो मेंटेन होगा, तो उसको हम हीमोस्टेसिस कहेंगे, उसमें कोई क्लॉट वगैरह नहीं होगा। टू अरेस्ट ब्लीडिंग फॉलोड बाय ट्रॉमा, जब भी कोई इंजरी होगी, कोई भी इंजरी होगी तो वहां से जो ब्लीडिंग होगी उसको स्टॉप करना ये हीमोस्टेसिस का एक और फंक्शन है। एंड टू रिमूव प्लेटेड प्लग व्हेन हीलिंग इज कंप्लीटेड, जब भी ब्लड वेसल की इंजरी होगी प्लेटेड प्लग बनेगा। प्लेटेड प्लग तब रिमूव होगा जब हीलिंग होगी, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं होगी और प्लेटेड प्लग रिमूव होगा तो अगेन ब्लीडिंग होगी और हमारे हीमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होगी। तो इसलिए ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड आफ्टर हीलिंग दैट प्लेटेड प्लग शुड बी रिमूव्ड एज इट मे अल्टर और सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हीमोस्टेसिस को अगर हम माने कि हीमोस्टेसिस इज जस्ट लाइक अ बैलेंस, जिसके एक तरफ ब्लीडिंग है और दूसरी तरफ क्लॉटिंग, हमने इस बैलेंस को मेंटेन करना है हीमोस्टेसिस के थ्रू। अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो गई तो हीमोस्टेसिस का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होगा, तो इसलिए हीमोस्टेसिस कंप्लीट नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो अगेन हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब है। इसीलिए इस बैलेंस को हमने हीमोस्टेसिस के थ्रू बैलेंस रखना है, क्लॉटिंग को भी और ब्लीडिंग को भी। तो इस हीमोस्टेसिस बैलेंस को कंप्लीट जो अपने बैलेंस में रखने के लिए हमें ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट, कोगुलेशन फैक्टर्स और फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम, इन 4 कंपोनेंट के थ्रू हम इस हीमोस्टेसिस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और उसमें एक और चीज भी है, इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन which we will discuss later on, and activators of hemostasis which we will also discuss later on. So these are the 4 main components on the basis of which we can maintain this balance, that is clotting and bleeding. Now there are 2 types of hemostasis. There is primary hemostasis and secondary hemostasis. So primary hemostasis usually formation of platelet plug after vessel injury, तो इसमें मेनली प्लेटेट का रोल है, लेकिन प्राइमरी हेमोस्टेसिस में न सिर्फ प्लेटेट बल्कि वस्कुलर सिस्टम आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल व्हिच वी विल डिस्कस राइट नाउ। एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, जो कि मेनली जो कोगुलेशन प्रोटीन्स हैं या कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उन पे बेस होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस चूंकि प्लेटेट और ब्लड वेसल्स इनिशियली अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। एंड प्लेटेट और प्लेटेट प्लग और वस्कुलर सिस्टम के बाद जो दूसरा हेमोस्टेसिस का जो पार्ट है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, चूंकि वो सेकेंडली एक्टिवेट होते हैं आफ्टर प्राइमरी हेमोस्टेसिस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। Now what is the role of blood vessels in hemostasis? So जो blood vessels का रोल है hemostasis में वो मुख्तलिफ है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इसका ये है कि जो blood vessels के endothelial cells है they basically secrete certain factors like proteins and other factors which play an important role in hemostasis. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो जो vessel endothelial cells हैं जो blood vessels के, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर, जब भी ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, एंड दिस टिश्यू फैक्टर बेसिकली एक्टिवेट कोगुलेशन कैस्केड व्हिच वी विल डिस्कस in another lecture. Similarly, this endothelial cells also secrete prostacyclin, nitric oxide and von Willebrand factor. So prostacyclin and nitric oxide are vasodilator and these are strong vasodilator. न सिर्फ ये कि ये वेसोडाइलेशन करते हैं बल्कि ये प्लेटेट को एग्रीगेशन से भी बचाते हैं. सो वी कैन से दैट दीज टू फैक्टर्स आर इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटेट एग्रीगेशन. सो जब भी प्लेटेट एग्रीगेशन नहीं होगी, नॉर्मली जब प्लेटेट एग्रीगेट नहीं होते
तो फिर ये प्लेटेड प्लग नहीं बनाते। जब प्लेटेड प्लग नहीं बनाते तो जो हमारा हेमोस्टेसिस है या ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहती है। सो प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन normal hemostasis, means within or when there is no injury occur. So prostacyclin और नाइट्रिक ऑक्साइड ये फंक्शन करते हैं। फर्दर मोर कि प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जब ब्लड वेसल्स इंजरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्लेटेट को एक्टिवेट होने से भी प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बचाते हैं। तो इसलिए ज्यादा क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ज्यादा प्लेटेड प्लग नहीं बनते। सिमिलरली वन विलिब्रियन फैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि प्लेटेट और कोलिजन को एडहेयर करते हैं उसके साथ विसल एंडोथेलियल के साथ जो भी इंजर्ड एरिया है उसके साथ, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह वन विलिब्रियन फैक्टर ये फैक्टर 8 का कैरियर प्रोटीन भी है। सो विदाउट वन विलिब्रियन फैक्टर 8 में नॉट सर्वाइव। सो इसलिए वन विलिब्रियन फैक्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। नंबर वन विलिब्रियन फैक्टर इज एन एग्रीगेटर ऑफ प्लेटेट and one Willebrand factor is an adhesive protein for platelet, and the second most important function is that one Willebrand is a carrier protein of factor 8. इसी तरह जो एंडोथेलियल सेल्स है वो एंटीथ्रोम्बेन 3 टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स और प्रोटीन एस ये भी सीक्रेट करती है जो कि इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर में आती है। एक और चीज की प्रोटीन सी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन सी जो कि इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। प्रोटीन सी ये बहुत ज्यादा क्लॉटिंग को ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग नहीं करने देता, तो इसलिए क्लॉटिंग नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा क्लॉटिंग को या जो साइट इंजर्ड साइट है वहां पर तो क्लॉटिंग होगी, लेकिन जो इंजर्ड साइट के बाद जो एरिया है जहां पर क्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो प्रोटीन सी बेसिकली कोगुलेशन फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं वहां पर, और वहां पर क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए जो हमने एक चीज डिस्कस की डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में प्रोटीन सी की इनहिबिशन हो जाती है। तो जब प्रोटीन सी इनहिबिट होगा तो इसलिए कोगुलेशन बार बार होती है इसलिए ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह वन विलिब्रियन फैक्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी सीक्रेट करता है और इसके नाम से ही जाहिर है कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, और प्लाज्मिनोजन फिब्रिनोलिटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो दीज आर द रोल ऑफ विसल एंडोथेलियल सेल्स और वस्कुलर सिस्टम इन हेमोस्टेसिस। इसी तरह वस्कुलर सिस्टम के और भी फंक्शन हैं लाइक कंस्ट्रक्शन, लोकल मायोजेनिक स्पेज्म। जब भी कंस्ट्रक्शन होगी, विसल इंजरी हो गई तो वहां पर उस साइड में विसल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसलिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेटलेट को टाइम मिल जाता है दैट इट एडहेयर टू द साइड ऑफ इंजर्ड साइट। इसी तरह जैसे हमने कहा कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि कोगुलेशन में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह नर्व रिफ्लेक्शन की वजह से भी वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। सो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन 3 तरीकों से होती है। नंबर 1 लोकल मायोजेनिक रिस्पॉन्स, फिर प्लेटेट और टिश्यू जो टिश्यूज हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और फिर नर्व रिफ्लेक्स की वजह से भी वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन का रोल है to minimize the blood flow towards injured area so that platelet can adhere to the site of to the injured site. Now stages of primary hemostasis. There are 3 stages of primary hemostasis: that is platelet adhesion, platelet activation and release reaction, and platelet aggregation. These are the main 3 steps of primary hemostasis. So what happened कि ये एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल्स यहां से इंजर्ड हुआ है, तो इसीलिए यहां पर ब्लीडिंग होगी।
जैसे कि हमें पता है कि ब्लड में प्लेटेट भी हैं, WBCs भी हैं और RBCs भी हैं। तो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने इससे पहले कहा कि सबसे पहले यहाँ पर वस्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी। जब यहाँ पर वस्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड फ्लो इस इंजर्ड एरिया में कम हो जाता है। जब यहाँ पर ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेटेट को टाइम मिल जाता है कि वो यहाँ पर एडहेयर हो सके, अटैच हो सके, क्योंकि इसने क्या बनाना है, प्लेटेट प्लग बनाना है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दीवार है, उसमें एक सुराख है और उस सुराख को हमने बंद करना है। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्लेटेट बेसिकली ईंटों का काम करते हैं। तो व्हाट हैपन व्हेन देयर इज एन इंजरी अकर्ड, तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स होते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। इसी तरह टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। इसी तरह एंडोथेलियल सेल, जैसे हमने कहा कि वन वोलिब्रान फैक्टर रिलीज करता है, तो वन वोलिब्रान फैक्टर्स इन एंडोथेलियल सेल से आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसी तरह कोलेजन ये भी एक्सपोज है। तो इन प्लेटेट के सरफेस पे वन वोलिब्रान फैक्टर के लिए और कोलेजन के लिए रिसेप्टर है। तो वन वोलिब्रान फैक्टर इन प्लेटेट के साथ अटैच होगा। इसी तरह कोलेजन भी इस प्लेटेट के साथ अटैच होगा। तो जब कोलेजन और वन वोलिब्रान फैक्टर दोनों इन प्लेटेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये प्लेटेट एडहेयर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लेटेट एडहेशन। ये प्लेटेट फिर यहां से रिमूव नहीं हो पाते। अब जैसे ये लेट सपोज कि ये हमारे पास एक प्लेटेट है और उसका मेम्ब्रेन है। तो प्लेटेट के सरफेस पे मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ग्लाइकोप्रोटीन 2b, 3a और ग्लाइकोप्रोटीन 1a. These are the most important glycoproteins which are present on the surface of platelet. ये कोलेजन हैं। तो कोलेजन के अपना रिसेप्टर है, वन वोलिब्रान फैक्टर का अपना रिसेप्टर है। तो अगर हम ये देखें ग्लाइकोप्रोटीन 1a इज द रिसेप्टर फॉर कोलेजन, तो ये कोलेजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह वन वोलिब्रान फैक्टर के रिसेप्टर्स हैं, ये वन वोलिब्रान फैक्टर का रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये वो ग्लाइकोप्रोटीन 1b वन वोलिब्रान फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। और वन वोलिब्रान फैक्टर, जैसे हमने कहा कि जब भी इंजरी हो जाती है तो वन वोलिब्रान फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स वो अटैच हो जाते हैं और ये फिर प्लेटेट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो प्लेटेट फिर मूव नहीं कर सकते और प्लेटेट एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। ये एक और तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शो हुई है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन 1 है, ये प्लेटेट है। प्लेटेट के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो कि रिसेप्टर है वन वोलिब्रान फैक्टर का, और ये वन वोलिब्रान फैक्टर अटैच होता है ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। और ये वन वोलिब्रान फैक्टर वेसल एंडोथेलियल सेल्स जो हैं इनसे सीक्रेट होते हैं, यहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं। इसी तरह फिब्रिनोजन जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं, इसके भी अपना रिसेप्टर हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, दिस इज बेसिकली अ रिसेप्टर फॉर फिब्रिनोजन। सो प्लेटेट की एग्रीगेशन के लिए फिब्रिनोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b है जो कि अगेन वन वोलिब्रान फैक्टर का है, रिसेप्टर है। नाउ अब जब भी प्लेटेट एडहेयर होता है ऑन द सरफेस ऑफ इंजर्ड साइड, तो वन वोलिब्रान फैक्टर और कोलेजन के साथ जब भी प्लेटेट अटैच होते हैं तो प्लेटेट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्लेटेट एक्टिवेट जब होंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप में चेंज आ जाती है। जैसे ये प्लेटेट की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, लेकिन जब प्लेटेट एक्टिवेट होते हैं तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और इसके सूडोपोडिया निकल आते हैं। जैसे ये इसके सूडोपोडिया हैं। तो ये सूडोपोडिया अब एक दूसरे के साथ प्लेटेट इसमें और भी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे में धंस जाते हैं ये सूडोपोडिया। तो और भी प्लेटेट पर रिमूव एक दूसरे से नहीं हो सकते। न सिर्फ ये कि प्लेटेट की मॉर्फोलॉजिकल शेप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लेटेट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बल्कि एक और भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेटेट ये बन जाते हैं फ्लैटेंड सरफेस की तरह बन जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं।
और इम्पोर्टेंस क्या है इस मॉर्फोलॉजिकल चेंज का, जैसे ये भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज इसमें आप देख सकते हैं, ये भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जिसके सूडोपोडिया निकले हैं। प्लेटेड के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक एडीपी, इसी तरह सेरोटोनिन, इसी तरह थ्रोम्बोक्सिन A2। ये सारे के सारे जब प्लेटेड में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ये रिलीज होते हैं। अब एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 दिस टू आर स्ट्रॉन्ग प्लेटेड एग्रीगेटर। तो ये क्या करेंगे कि ये एक प्लेटेड और दूसरे प्लेटेड के दरमियान आके प्लेटेड को फिर एग्रीगेट करते हैं, एडहेयर करते हैं। प्लेटेड बेसिकली अटैच टू ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं प्लेटेड एग्रीगेशन। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्लेटेड एग्रीगेटर भी हैं। सेरोटोनिन ये वेजो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो और भी कम होगा सेरोटोनिन की वजह से। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का कुछ फायदे हैं जैसे हमने डिस्कस किया, तो हम अगेन इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज के इम्पोर्टेंट ये है कि इसके सूडोपोडिया निकल आते हैं और ये सूडोपोडिया एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटेड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे प्लेटेड एग्रीगेशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंज के एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इससे कुछ ग्रेन्यूल्स से इसके कंटेंट निकल आते हैं, जैसे एडीपी, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 आर स्ट्रॉन्ग एग्रीगेटर, तो प्लेटेड को एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रक्टर भी हैं। जस्ट रिमेंबर कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 न सिर्फ प्लेटेड एग्रीगेटर भी हैं बल्कि ये प्लेटेड एक्टिवेटर भी हैं। तो ये फर्दर प्लेटेड को और भी एक्टिवेट करते हैं और उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाते हैं और उसके जो ग्रेनुलर कंटेंट हैं वो रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आर स्ट्रॉन्ग प्लेटेड एग्रीगेटर एज वेल एज एक्टिवेटर। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्लेटेड एग्रीगेशन। पहला स्टेप था कि प्लेटेड एडहेयर हो गए, दूसरा स्टेप था कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई और इसके ग्रेनुलर कंटेंट रिलीज हो गए, जैसे एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। तो एडीपी इस प्लेटेड और इस प्लेटेड के दरमियान ऐसा काम करते हैं जैसे ग्लू का काम। जैसे हमने कहा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी ये एक प्लेटेड को दूसरे प्लेटेड के साथ अटैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्लू का काम करते हैं। तो जब एक प्लेटेड दूसरे प्लेटेड के साथ अटैच होगा, इसी तरह एक प्लेटेड इसके साथ अटैच होगा, ये सारे प्लेटेड आपस में कंबाइन होके इस इंजर्ड एरिया को कवर कर देते हैं और इसको हम कहते हैं प्लेटेड प्लग। ये प्लेटेड प्लग अब रिमूव नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, डिलीकेट होता है, लेकिन इसको हमने और भी स्ट्रेंथन बनाना है और स्ट्रेंथन हम बनाते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन कैस्केड के थ्रू। कि जब कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा तो वो कोगुलेशन कैस्केड इस पे एक जाल बना देता है, जैसे कि ये। तो इसको जैसे फिब्रिनोजन है, फिब्रिन क्लॉट्स में चेंज होंगे और फिब्रिन क्लॉट्स प्लेटेड के दरमियान आपस में जुड़ जाते हैं और इन प्लेटेड को और भी स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेटेड प्लग, हम इसको कहते हैं। तो कोगुलेशन कैस्केड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हेमोस्टेसिस हमने जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन रखना है। तो जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड वेसल में, सबसे पहले प्लेटेड एडहेयर होंगे, फिर इसके बाद प्लेटेड के जो ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज होंगे, जिसमें एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 ये एक प्लेटेड को दूसरे प्लेटेड के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटेड एग्रीगेशन। तो प्लेटेड इस इंजर्ड एरिया को कवर कर देते हैं और इसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन बनाने हैं फिब्रिन क्लॉट के थ्रू, और फिब्रिन क्लॉट एक्टिवेट होता है कोगुलेशन कैस्केड के थ्रू, और कोगुलेशन कैस्केड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।